काफी पहले अपन ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ्स एंड द लवर्स ऑफ होम्योपैथी। फीवर सीरीज, फीवर को कैसे ट्रीट किया जाए, हाउ टू ट्रीट फीवर्स इफेक्टिवली बाय होम्योपैथी। क्योंकि फीवर, आप लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, अब माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं आप लोग, तो आपने देखा होगा फीवर एक बहुत ही कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में सामने आने वाली प्रॉब्लम्स में से है, और एक ऐसी भी प्रॉब्लम जिसमें यंग होम्योपैथ, शुरुआती होम्योपैथ्स, बल्कि कभी कभी तो काफी लंबे वक्त से प्रैक्टिस करते हुए लोग भी इसको लेके उलझ जाते हैं। ठीक, बट जैसी कि होम्योपैथी है, होम्योपैथी इज फाउंडेड ऑन द फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, जो बदलते नहीं है। उसी तरीके से इस महान नेचुरल थेराप्यूटिक पद्धति में ऊपर वाले ने जगह जगह हिंट्स छुपाए हुए हैं, जो कि आपके सामने जब खुलते हैं तो वही चीजें जो काफी कठिन, काफी मुश्किल मालूम चल रही थी, वो काफी इजी हो जाती है। उसी तरीके से फीवर्स को भी, फीवर्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के फीवर होते हैं। रेमिटेंट, लगातार बनने वाले फीवर होते हैं। इंटरमिटेंट फीवर, जो गैप दे दे के आते हैं। मलेरियल टाइप फीवर, सेप्टिसेमिक फीवर होता है, बहुत हाई चिल एंड राइगर के साथ, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे काफी सारे फीवर्स होते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो हमसे टकराते हैं फीवर्स, आमतौर पे वो होते हैं या तो इन्फेक्टिव, इन्फ्लामेटरी फीवर्स, कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है, गला खराब हो गया, गैस्ट्राइटिस, पेट दुख रहा है, उसके साथ फीवर आ रहा है, यूटीआई, बार बार पेशाब आ रही है, उसके साथ फीवर आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेटरी फीवर्स, इंटरमिटेंट फीवर्स, मलेरियल टाइप के फीवर जो बीच में गैप देता है, लगातार नहीं बना रहता। पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब रोज शाम को फीवर आता है, या किसी भी टाइम फीवर आता है, या रोज रात को फीवर आता है, या रोज दोपहर में इतने बजे से इतने बजे के बीच में फीवर आता है। पूरे टाइम फीवर की कंडीशन नहीं रहती, जिसको हम मलेरियल टाइप का फीवर, इंटरमिटेंट फीवर। फिर टाइफाइड टाइप के फीवर्स होते हैं, रेमिटेंट, जो कि लगातार बने रहते हैं, कम रहेंगे लेकिन रहेंगे। उनका भी एग्रावेट और हीट स्टेज स्ट्रांग होने का टाइम होता है कई बार, और कई बार पीरियोडिसिटी नहीं भी होती है, कभी भी, किसी भी वक्त। ठीक, तो मैं ये कह रहा था, तो जो ये ऊपर वाले ने ये छुपा के रखे हुए हिंट्स, जब ये आपको पता चलती हैं तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी आसान और बड़ी स्ट्रांग और बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन आपको फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पता चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, वो एक, ये बड़ा मशहूर केस है होम्योपैथिक वर्ल्ड में। वो केस आया था उनके पास इम्पोटेंसी के लिए। अब उसके लिए वो इम्पोटेंसी की दुनिया भर की दवाइयां चला रहे होंगे, जैसे कि लोग बाग चलाते हैं, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, स्केलेडियम, एग्नस कास्टस, इस तरह की रेमेडीज जो मशहूर हैं इम्पोटेंसी ट्रीट करने के लिए। बट किसी भी मेडिसिन से उस आदमी को फायदा नहीं हो रहा था। तो उस वक्त उनने ग्रेट डॉक्टर लिप्पे से कंसल्ट किया,
एक डूबा हुआ, एक पूरी तरीके से होम्योपैथी को समर्पित डॉक्टर लिप्पे, कहाँ तक उनकी सोच होगी, किस तरीके से वो डूबे होंगे इस चीज में, और ऊपर वाले ने उनके नॉलेज को कैसे दिया होगा। सोचो, जब उन्होंने डॉक्टर लिप्पे से संपर्क किया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर लिप्पे कहीं नहीं उलझे, वो सीधे पहुंचे जिसको हम ट्रू होम्योपैथिक पैथोलॉजी कह सकते हैं। पूछा सारे सिम्टम्स सुनने के बाद कि भैया पहले कभी कोई बीमारी हुई थी? उन्होंने कहा हाँ, 7 साल पहले, 6 या 7 साल पहले मुझे डिप्थीरिया हुआ था। डिप्थीरिया का मैनिफेस्टेशन गले में होता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में शायद गलघोटू कहा जाता है, गलघोटू। ठीक, तो वो कैसे हुआ था? पूछने पे पता चला वो पहले एक साइड हुआ था, फिर उसके बाद दूसरी साइड में हो गया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो वहां से हट के इस साइड हो गया। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो सीधे, इसको कहते हैं ट्रू होम्योपैथिक पैथोलॉजी, वो सीधे उनने उसको लेग कैनिनम दिया और वो आदमी पूरी तरीके से क्योर हो गया, उसकी इम्पोर्टेंसी सब क्योर हो गई। जबकि वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लेग कैनिनम की आप पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, मटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पे भी इम्पोर्टेंसी नहीं मिलेगी। अब ऐसी चीजें अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको एक फिक्स, एक आइडियाज मिल जाते हैं कि कहां कहां से जाके हम होम्योपैथिक रेमेडीज उलझे हुए केसेस में निकाल सकते हैं। ठीक, शुरुआती दौर में फीवर के केसेस में मैं भी बहुत ज्यादा उलझता था। फिर धीरे धीरे उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की मुझ पर मेहरबानी हुई और धीरे धीरे मेरे सामने प्रकृति ने अपने रहस्य खोलना चालू किए, तो फीवर के ट्रीटमेंट बड़े आसान हो गए। जैसे कि लास्ट जो फीवर का पहला लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने इंटरमिटेंट फीवर्स के बारे में बताया था कि उसको क्योर करने का इफेक्टिव तरीका किस तरीके से होता है। वो भी प्रैक्टिस करते करते ही मालूम चला था। फिर उसको प्रैक्टिस में लिया अपन ने और इजीली सेलेक्ट होने लगी एक्यूरेट रेमेडीज। फिर वो रिपोर्ट में फेल्सिफेरम आ रहा हो, मलेरिया वाइवेक्स आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, लेकिन ट्रू होम्योपैथिक पैथोलॉजी अगर आपने पकड़ ली और सही तरीका अगर आपको मालूम है, आपको पता चल गया, तो आप बहुत इजीली और आसानी से उस चीज को क्योर कर पाएंगे। अब इंटरमिटेंट फीवर से के बारे में अपन ने बात करी थी। अब एक और तरीका जो इसी तरीके से मुझे अचानक से पता चला था। ज्यादातर इन्वेंशंस जो होते हैं वो अचानक से ही होते हैं। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ये होगी आज से करीबन 15-16 साल पहले की बात। मेरे एक फ्रेंड थे, एक मित्र थे, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से फीवर उनको आ रहा था, आता था चला जाता था, फिर नहीं रहता था, फिर वो किसी भी टाइम आ जाता था। और वो काफी दिन से, 10 दिन से उनको हो गया था, 10 या 12 दिन तक से। और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, ले रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग, ये वो, लेकिन फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उनने मुझसे कहा, मैं उनके पास एक बार मिलने गया, उनको पता था कि आया मैं हूं,
होम्योपैथिक डॉक्टर, आई एम ए होम्योपैथ, उनको पता था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई कुछ दो यार। मैंने भी ऐसे चलते फिरते बोला, मैंने भी ऐसे सुन लिया उनसे चलते फिरते, हाँ ठीक है देखते हैं। सोच रहा था मैं, उस वक्त इतनी क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी फीवर्स के केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी सीढ़ियां उतरते उतरते हंसते हंसते उनने ऐसी मजाक में मुझसे बताया, बोला यार दोस्त है हमारा, फ्रेंड, तो उसी तरीके से उसने मुझसे कहा कि यार एक बड़ी अजीब सी बात है। बोले क्या? मैंने पूछा क्या? बोले जब मुझे बुखार नहीं रहता है ना, जब मुझे बुखार नहीं रहता है, उस टाइम मेरा ना बहुत भूख लगती मुझे, ऐसी भूख कि ऐसा लगता है ये खा लूं, हलवा बना के खा लूं, पूरी सब्जी खा लूं, फलानी चीज खा लूं। ऐसा भयंकर, ऐसा बिल्कुल सेम उसका एक्सप्रेशन था। मैंने रिपोर्टरी खोली, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। ये किस तरह का हंगर होता है, ये किस तरह का हंगर होता है, ये किस तरह की भूख होती है कि आदमी को दुनिया भर की चीजें खाने के दिल होता है। यार ये भी खा लूं, ये पूरी सब्जी भी खा लूं, मसाला डोसा भी खा लूं, आइसक्रीम भी खा लूं, ये भी खा लूं। ये किस तरह की, इसको बोलते हैं रावेनस हंगर। क्या कहते हैं हमारी रिपर्टरी के हिसाब से? रावेनस हंगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रावेनस? एक्सट्रीमली हंग्री। उसने शुरुआत ही कहां से किया था? उसने शुरुआत क्या किया? भयंकर भूख लगती है, ऐसा लगता है ये भी खा लूं वो भी खा लूं। और रावेनस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूख। ये खा लूं, फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद फिर लगेगा अभी ये भी खा लूं। तो जब मैंने रावेनस हंगर करके रूब्रिक खोला और उसके सब रूब्रिक्स देखता हुआ चला, बहुत शुक्रिया करता हूं मैं ऊपर वाले का कि उस दिन एक ऐसी चीज खुली जिससे फिर मैंने बाद में जाके बहुत सारे फीवर के पेशेंट्स को इफेक्टिवली ट्रीट किया। आप भी कर सकते। जब भी इंटरमिटेंट इस टाइप का फीवर होता है तो एक स्टेज होती है उसमें कि जब फीवर आता है। फीवर आमतौर पे 3 स्टेज का होता है इंटरमिटेंट फीवर। पहले ठंड लगती है, फिर बुखार चढ़ता है, फिर पसीना आके उतर सकता है। ये एक जनरल है, ये 3 स्टेज। इसके अलावा पेशेंट बिना बुखार के जो रहता है उस कंडीशन को बोला जाता है अपायरेक्सिया। ऐसा वक्त जहां पे, जिस वक्त बॉडी में टेम्परेचर नहीं रहता, बुखार नहीं रहता, लेकिन आता है उसको, किसी भी टाइम आता हो, रोज या 1-2 दिन छोड़ के, मतलब वो फीवर के अंदर है, बट उसकी स्टेजेस हैं। एक फीवर का होता है जो फीवर इस तरीके से आता है, और एक जब बुखार नहीं रहता है उसको बोलते हैं अपायरेक्सिया। और मैंने बड़े आश्चर्यजनक रूप से जब मैंने ये रूब्रिक खोला, और रूब्रिक में दिया हुआ है एपेटाइट, स्टोमक चैप्टर के अंदर, रिपर्टरी में स्टोमक चैप्टर के अंदर दिया हुआ है एपेटाइट, एपेटाइट के अंदर दिया हुआ है रावेनस, रावेनस के अंदर दिया हुआ है अपायरेक्सिया ड्यूरिंग स्टेफिसग्रिया is a single remedy given in first grade. In first grade, स्टेफिसग्रिया 200 सिंगल डोज, दूसरे दिन से वो आदमी ठीक।
अगर ऐसी सही एसेंशियल टोटलिटी बनाना आप सीख जाओ, अब ये जो थी, अब दुनिया भर के होता होगा, उसकी बुखार तेज चढ़ता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीज, लेकिन आपको एक बड़ी अनकॉमन एक ऐसी चीज मिल गई, और उसमें भी फर्स्ट ग्रेड की सिंगल रेमेडी है। कोई डाउट नहीं है कि जब अपायरेक्सिया का टाइम होता है, ऐसा वक्त जिस टाइम फीवर नहीं होता है, उस वक्त उसको रेवेनस हंगर होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हंग्री रहता है, ये भी खा लूं वो भी खा लूं ऐसा लगता है। This what I call, this type of thing what I call essential totality। और जब ये essential totality मिलती है नेचुरल डिजीज से, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, तो समान, प्रकृति का नियम है कि समान समान को खत्म कर देती है। ये प्रकृति का नियम है, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। ऐसा क्यों है नहीं मालूम, बहुत जगह आके क्यों खत्म हो जाता है इस दुनिया में, हर जगह क्यों नहीं चलता। जैसे आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2O। अब आप पूछोगे H2O जब होता है, मिलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो वाटर ही क्यों बनता है, कुछ और चीज क्यों नहीं बनती? फिर आप क्या जवाब देंगे? ऐसा है, ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है, यहां आप है पे पहुंच गए। उसी तरीके से उसके नियम है कि जब 2 समान डिजीजेस मिलती हैं बॉडी के अंदर, तो वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दैट इज द होल बेस ऑफ होम्योपैथी, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ये वैसे ही प्रकृति का बनाया हुआ नियम है, जैसा कि न्यूटन ने जब ढूंढा कि ड्यू टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आइंस्टाइन ने ढूंढा E = mc²। ये सब बना के थोड़ी ना लाए, ये चीजें तो बना के छोड़ दी ऊपर वाले ने, तो हमेशा से है, ढूंढ लिया, जैसे हेनीमैन ने ढूंढ लिया इस नियम को, और इसको सही तरीके से फॉलो करने के कई तरीके हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा, मैं बड़ा वंडर हो गया बिल्कुल एकदम कि क्या रिजल्ट आया। मतलब ऐसा रिजल्ट जिससे कि आपका दिल जो है बिल्कुल बाग बाग हो जाए, कंप्लीटली क्योर्ड, जैसे कि कभी था ही नहीं फीवर। तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया और फिर मैंने स्टडी करना चालू किया। तो याद रखें, जब भी आपके पास कोई ऐसा फीवर वाला आए जिसको फीवर बार बार आता है, लगातार नहीं रहता, तो एक हिस्सा भी जरूरी है उसका देखना। एक क्वेश्चन एज ए होम्योपैथ आपको पूछना बहुत जरूरी रहेगा कि जिस टाइम फीवर नहीं रहता उस टाइम कोई दिक्कत होती है? अब ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन आपके पास आ गया। आपको मालूम है कि हमारे पास इस तरह के फीवर के केस आएंगे, तो हम पिछले बार जब बात हुई थी तो मैंने इफेक्टिव क्योर करने का तरीका इंटरमिटेंट फीवर क्या बताया था कि हमारी रिपर्टरी में माइंड से लेके जनरलिटी तक फैला हुआ है कि फलानी चीज, हेडेक, बिफोर चिल, ड्यूरिंग चिल, आफ्टर चिल, बिफोर हीट, ड्यूरिंग हीट, आफ्टर हीट, बिफोर ड्यूरिंग पर्सपायरेशन, आफ्टर पर्सपायरेशन। किसी भी स्टेज में कोई पिक्यूलियर चीज मिल गई, चाहे चिल स्टेज में मिल गई, चाहे हीट स्टेज में मिल गई, चाहे पर्सपायरेशन की स्टेज में मिल गई, तो वो क्यूरेटिव साबित हो जाती है। कुछ केसेस के भी एग्जांपल मैंने दिए थे अपने उस फीवर के फर्स्ट लेक्चर्स में। तो अब एक और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पहलू है जिस पे आपको ध्यान रखना है इस तरह के फीवर्स को ट्रीट करते हुए, कि वो जो अपायरेक्सिया का टाइम होता है, 2 फीवर के बीच का टाइम, जब पेशेंट सो कॉल्ड नॉर्मल होता है, मतलब बुखार में नहीं रहता है। अगर उस टाइम कोई खास या स्ट्राइकिंग चीज हो रही है तो आपको वहां से एक्यूरेट रेमेडी मिल सकती है। और इसी तरीके से हमारी रिपर्टरी में अपायरेक्सिया फैला हुआ है रिपर्टरी में, और आज हम उसके बारे में एक बार बात करेंगे, है ना।
अपने केस से ही मैंने आपको बता दिया कि ये कितना इफेक्टिव है। आजमाया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। आजमा लिया मतलब टेस्ट ले लिया, मतलब वो अनुभव सबसे स्ट्रांग है। शक्कर ऐसी होती, शक्कर वैसी होती करके आपने इतनी मोटी किताब पढ़ ली और एक चुटकी शक्कर उठा के अपनी जबान पर रख ली, कौन सा अनुभव स्ट्रांग होगा कि शक्कर कैसी होती है? जो आपने एक चुटकी उठा के अपने टंग में रखी। हमेशा से कहता हूं, और इसलिए मैं डॉक्टर नैश जैसे लोगों को भी बहुत एडमायर करता हूं, कि ओनली दैट शुड बी बिलीव विच इज एक्सपीरियंस्ड, जिस चीज को आप अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जो भी चीज बताई जाती, जो भी चीज आप सुनते हैं, सीखते हैं, अगर आप साइंटिफिक माइंड है तो किसी को ऐसे डिनाई नहीं करें। बिना एक्सपेरिमेंट के डिनाई करना, या बिना एक्सपेरिमेंट के सिर्फ श्रद्धावश कि महान डॉक्टर हैं साहब बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, ये अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है। ठीक है ना? ये चैनल भक्त बनाने के लिए नहीं है, ये चैनल अच्छे एक्यूरेट होम्योपैथ बनाने के लिए। तो मैं जो कह रहा हूं उस पर बिलीव मत करना, उसको प्रयोग करना, और जब वो तुम्हारा एक्सपीरियंस बन जाएगा तब उसको बिलीव करना। बात समझ में आ गई है? तो अपन देखेंगे कि हमारे रिपर्टरी में हमारे होम्योपैथी लिटरेचर, जो कि दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर्स में से है, ऑलमोस्ट कंप्लीट लिटरेचर्स में से है, और ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है ना, इंसानों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसमें ये कहाँ किस किस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है? अब जैसे कि कोई अगर ये बोले कि डॉक्टर साहब अपायरेक्सिया के टाइम में आपने पूछा कि भैया बुखार जब नहीं रहता उस टाइम, हाँ, बाकी दिन भर सर दुखता रहता है। जब बुखार भी नहीं रहता उस टाइम बाकी दिन भर सर दुखता रहता है। तो आपके पास देखिए हेड चैप्टर में रूब्रिक है, हेड पेन अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, सिंगल रेमेडी इज गिवन पल्सेटिल्ला। रिपर्टरी के माउथ चैप्टर में 2 रूब्रिक दिए हुए हैं अपायरेक्सिया से रिलेटेड। एक दिया हुआ है, अगर कोई ये बोले कि डॉक्टर साहब जब से बुखार हुआ है ना, तो जिस वक्त बुखार नहीं रहता है, या आपने पूछा कि जिस वक्त बुखार नहीं रहता है, 2 फीवर के बीच का टाइम जो रहता है, उस वक्त कोई दिक्कत होती है? हाँ डॉक्टर साहब देख रहा हूं कि दिन भर मुंह में लार बहुत आती रहती है। माउथ चैप्टर में दिया हुआ है सलाइवेशन के अंदर दिया हुआ है अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, सिंगल रेमेडी इज गिवन इपिकैक, a very good and very effective remedy when properly selected। और यही कोई बोले रात में बुखार आता है, दिन में बुखार आता है, फलाना ऐसे इस टाइम बुखार आता है, बाकी टाइम पे जब बुखार, पूरे टाइम मुंह कड़वा बना रहता है। बुखार के टाइम में रहता नहीं, बुखार के टाइम नहीं रहता, बाकी पूरे टाइम मुंह कड़वा बना रहता है। माउथ चैप्टर के अंदर आप देखते हैं टेस्ट बिटर अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, मुंह का कड़वा, आर्निका इज द मेन रेमेडी, 2nd ग्रेड, उसको सिंगल ही मान लो, क्योंकि उसके साथ 3rd ग्रेड में जो एक रेमेडी दी हुई है वो बहुत ही बोलेटस लैरिसिस, ना मिलती है ना कोई यूज करता है उसको। चीफ रेमेडी इज आर्निका। ठीक है ना? और सही तरीके से हमने तो आर्निका से इतने इंटरप्रेट, कोई सोचेगा नहीं आर्निका, लोग बाग आर्निका बोले तो लोगों के मन में प्रेजुडिस घुसा हुआ है कि इंजरी, लेकिन आर्निका से तो हमने ऐसे इंटरमीडिएट केस सॉल्व किए हैं कि बता नहीं सकते। आश्चर्य, बड़े मतलब खुद ही आश्चर्यचकित हो गए। एक महीने भर से बहुत परेशान था,
डॉक्टर अमोल जो हमारे यहाँ आते थे वो किसी को लेके आए थे गांव से, इसका फीवर ही नहीं जा रहा, सब इलाज करा के देख चुका है, 1-2 महीने से नहीं जा रहा फीवर, इंटरमिटेंट फीवर था, सारी जांचें हो गई, सब हो गई, मलेरिया का कोर्स चल गया, टाइफाइड सब कोर्स चला दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चिल, मेरे को पक्का याद नहीं, चिल स्टेज या हीट स्टेज बहुत पुरानी बात है क्योंकि, और या पर्सपायरेशन की स्टेज में कोई एक रूब्रिक सेलेक्ट हुआ था जिसमें रेमेडी जो थी वो थी आर्निका, और आर्निका 30 से, वो मुझे इतना याद है कि आर्निका 30 के 3 डोज दिए थे 15-15 मिनट से, और वो ठीक हो गया। दूसरे तीसरे दिन से उसको बुखार आया ही नहीं। तो सामने वाले को लगता है कि यार ये कितना महान काम हो गया। कोई महान काम नहीं हुआ, आपने सही तरीके से अप्रोच किया। ऊपर वाली की मेहरबानी से, ईश्वर की कृपा से आपको पता था कि कहां हमको ढूंढना चाहिए, कैसी हमको अप्रोच लगानी चाहिए। नहीं तो अगर क्लैरिटी नहीं है माइंड में, लोगों को लगता है ना एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ्स में क्या फर्क होता है, वो जब केसेस को सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है कि ये जो ये बता रहा है कि मेरे को ये हो रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या चल रहा होगा, किस तरह की पैथोलॉजी चल रही होगी। थोड़ी दिनों पहले एक आदमी आया, अपने यहां वैसे भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं स्पेशली हो एलोपैथी में, वो भेड़ चाल जैसे होते हैं, सभी को एक ही डंडी से हाँक रहे, चल गया ठीक है, करे पड़े हैं पेलिएशन, करे पड़े हैं, आगे कुछ देखते नहीं, सुनते नहीं, सोचते नहीं। कुछ सालों पहले, 1-2-3 साल पहले उसको क्या हुआ था, शुगर बढ़ी हुई है, बीपी बढ़े हुआ है। उस वक्त वो किसी तनाव की कंडीशन में चल रहा था, ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड था, शायद फिक्र थी टाइम पे करके देना है बहुत ही, और बड़े ओहदे में है और बड़े बड़े लोगों का प्रेशर है। आप जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, कॉमन सेंस रखो यार, आप कब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन फेस करते हैं, मान लीजिए आपको पता चल गया कि भैया कर्फ्यू लगने वाला है या दंगे फसाद हो गए या कोई सेना लेके खड़ा हुआ हमला करने के लिए आपके घर के बाहर, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए, तो क्या जो सामान्य स्थिति रहती है, नॉर्मल कंडीशन आपके घर की उस वक्त रहेगी? कर्फ्यू आने वाला है, आप चीजें राशन इकट्ठा करने लग जाएंगे, सब लोग अलर्ट रहेंगे कि सब जरूरत की चीजें आ जाएं, है ना, या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है तो सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आदमी इमरजेंसी कंडीशन में होता है, युद्ध जैसी कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है। उस वक्त बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है, शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। अब एक बार में आपने देखा और हमेशा के लिए कि आपको तो डायबिटीज हो गया, शुगर की दवा चालू कर दी। वो आया किस लिए था पता है? डॉक्टर साहब बहुत डलनेस रहती है, कुछ काम का मन नहीं करता, बड़ी मुश्किल से ऐसा लगता सुबह उठ के ऑफिस जा रहा हूं, कोई उत्साह नहीं रहता, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। रिपोर्ट करवाई अभी कुछ दिन पहले, तो बीपी और शुगर दोनों ही लो आ रही। अब बॉडी में इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है शुगर। जब जरूरत थी, इमरजेंसी में बढ़ा था, आपने दी थी, नॉर्मल कर दिया था, उसके बाद हटा देना चाहिए था उसको चेक करके कि अब बढ़ी हुई रहती है कि नहीं, चालू कर दी है बिल्कुल भेड़ों की तरह। अब तो सर्टिफाइड आप डायबिटीज के मरीज हो गए, अब आपको जिंदगी भर शुगर की, आप तो अब सर्टिफाइड बीपी के मरीज हो गए, अब आपको जिंदगी भर बीपी की दवा खानी। तो एक तो शुगर जो जरूरी है जिस्म के लिए, उसको ये गोली खा के कम किए दे रहे हैं।
और ये शुगर पहुंचाने का काम बेचारा जो ब्लड करता है एक एक सेल तक, उसके प्रेशर को भी बीपी की दवा खा के कम किए दे रहा है। अब लगातार काफी बीपी लो और काफी शुगर लो है काफी दिनों से, तो पूरा उसके शरीर में एक एक सेल कुपोषण का शिकार हो गया, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। तो कहां से उसमें चुस्ती फुर्ती रहेगी, कहां से एनर्जी रहेगी, कहां से उत्साह रहेगा? ये तो वो पैदा कर रहा है। अब आप इन सिम्टम्स को पकड़ने लग जाओगे, आपको नहीं मालूम है ऑर्गेनन का कि डलनेस होती है, वीकनेस होती है, पड़ा रहता है, तो ये सब तो हो गई यार। तुम नॉर्मल आदमी हो, तुम्हारी शुगर नॉर्मल चलती है और मैं तुम्हें शुगर कम करने की दवा खिलाने लग जाऊं तो क्या होगा? शुगर कम नॉर्मल से, और नॉर्मल से शुगर कम, तो एनर्जी का सोर्स गया, और एनर्जी का सोर्स गया तो आप ऐसे ही रहोगे। तो इन सिम्टम्स को पकड़ के क्या करोगे? अब जब वो आया है, डॉक्टर्स ने उसकी दवाएं बीपी की तो बंद कर दी। अब बोला अभी तो कुछ दिनों से तो बोले महीने डेढ़ महीने से तो खूब चक्कर आते थे, अभी बीपी की दवा बंद करवाई उन्होंने तो थोड़ा सा कम आराम मिला है, और शुगर की दवा आधी करवा दी। मैंने बोला पूरी बंद करो भाई। अब ऐसे होम्योपैथ आप देख रहे हैं तो आपके लिए सिम्टम्स ये नहीं है कि डलनेस है और वीकनेस है और पड़ा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, आप बनाने लगे केस। जबकि आप मियास्मेटिक नजर यानी कि पैथोलॉजी को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसके अंदर जो भी सफरिंग आ रही है लंबे समय से माल न्यूट्रिशन। दिस इज द रूब्रिक। और पिक्यूलियर फीचर्स, बैठा हुआ सामने, चेहरा चमक रहा है, कुछ लगा के आए क्या? नहीं बोले मेरे स्किन से ऐसी तेल निकलता है, एकदम चमक रहा है चेहरा। स्ट्राइकिंग सिम्टम, शाइनी फेस। खुजली होती है मेरे को रोज, लेकिन शाम के टाइम में होती है 1-2 घंटे के लिए। These are uncommon peculiar symptoms जिससे एसेंशियल टोटलिटी बनी। और आपके पास सही नजरिए नहीं, तो फिर आप उलझ गए। आप लेने लगे डलनेस, आप लेने लगे वीकनेस, आप लेने लगे इंडिफरेंट, आप लेने लगे अवर्जन टू वर्क, आप लेने लगे लेजीनेस, और बढ़िया बना के फिर दे रहे हैं और फिर रिस्पांस नहीं आ रहा, ब्लेम डाल रहे होम्योपैथी पे। अच्छे से तो दिया सब देख के, आपने मियास्मेटिक अप्रोच ही नहीं लगाई, आपने पैथोलॉजी को देखा ही नहीं कि क्या पैथोलॉजी हो रही। डॉक्टर हेनीमैन जब मियाज्म के बारे में बताते हैं तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही तो बताया, 3 भागों में बांट दिया उन्होंने, 1 फंक्शनल 2 स्ट्रक्चरल। आप पढ़ेंगे तो उसमें बाद में बात करेंगे, मियाज्म के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। ये सिफिलिटिक, जहां पे भी आपको पैथोलॉजी दिख रही है डिस्ट्रक्टिव है, जहां पे भी परवर्जन्स हो रहे हैं, जहां पे भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हो रही हैं, जहां पे भी विकृति आ रही है, जहां पे भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसी पैथोलॉजी को उन्होंने सिफिलिटिक में रख दिया। ठीक है ना? जहां पे भी कोई चीज ज्यादा हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, उसको उन्होंने साइकोटिक में रख दिया। और जहां पे भी फंक्शनल है चेंजेस, जहां पे इरिटेबिलिटी बढ़ी हुई है, वहां पे उन्होंने सोरिक में रख दिया। डिटेल में जब बात करेंगे मियास्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग के बारे में कि मियास्मेटिक, इससे अब थोड़ी सी एक हिंट समझ ले, दिस इज मियास्मेटिक कि उसका पूरा शरीर अभी जो चीजें वो झेल रहा है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से झेल रहा है, जो उसने भुखमरी अपने एक एक सेल के लिए खुद पैदा करी है, शुगर और बीपी की गोली खा के, जब उसको जरूरत नहीं थी। बस यही फर्क होता है एक एक्सपीरियंस्ड और ऑर्गेनन के हिसाब से जो लगातार प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा होम्योपैथ उसमें, और आप नए होम्योपैथ्स में। बात समझ में? तो उसी को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं बता रहा था आर्निका दी हुई है। अगर अपायरेक्सिया के टाइम में कोई बोले कि मेरा मुंह कड़वा होता है, ठीक है ना, अगर कोई पेशेंट से आपने आपको पता चल गया, अपायरेक्सिया का टाइम बहुत मेन टाइम होता है, ये तो अभी तक आपको पता चल गया। अगर कोई बोले, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है।
बस उसी लिए ये दोहरा रहा हूं, नहीं तो बात तो खत्म हो चुकी है कि अपायरेक्सिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। अपायरेक्सिया का टाइम, वो टाइम दो फीवर के बीच का टाइम जब फीवर नहीं होता है, उस टाइम अगर कोई स्ट्राइकिंग सिम्टम मिल जाए, प्रोमिनेंट सिम्टम मिल जाए, तो वो कितना इफेक्टिव और हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए किसी पेशेंट को क्योर करने के लिए। ठीक, और ये जो अभी जो जानकारी दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि एक बार दोहरा दिया जाए तो आपके मन में रहे कि हमारे पास ऐसी कोई चीज है, हमारे पास ऐसा कोई हथियार पड़ा हुआ है। तो अगर कोई बोले कि डॉक्टर साहब बहुत डकारें आती, हमारे पास रूब्रिक है इरेक्टेशंस, स्टोमक चैप्टर के अंदर इरेक्टेशंस, अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, 3 रेमेडीज आर गिवन, अमोनियम कार्ब, एंटिम क्रूड एंड सेबेडिल्ला। अब इतनी कम रेमेडीज आपके पास आ गई, बाकी आप ढूंढ लें, हो सकता है कि चिल ड्यूरिंग बिफोर आपको कुछ मिल जाए जो मैच कर जाए, हीट ड्यूरिंग एंड बिफोर आपको कुछ ऐसा मिल जाए प्रोमिनेंट जो मैच कर जाए, या पर्सपायरेशन की स्टेज में, और एक रेमेडी आ गई, मतलब कि आपका केस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, एक और है बहुत जबरदस्त पेट से संबंधित, कि अपायरेक्सिया की स्टेज में किसी को कोई अगर पेट दर्द की शिकायत करे, कि जब डॉक्टर साहब बुखार नहीं रहता है, बाकी दिन भर पेट दुखता रहता है, स्टोमक रीजन बताए यहां नीचे, एंटीक्रूड इज अ सिंगल रेमेडी अगर अपायरेक्सिया की स्टेट में। वैसे भी एंटीक्रूड वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द गैस्ट्रिक फीवर। खास तौर से गर्मी आ गई, आ रही बड़ी तेजी से। गर्मियों में अक्सर जैसी गर्मियां आती हैं और उल्टी दस्त के केस, पेट दर्द के केस शुरू हो जाते हैं, बुखार आता है, बुखार के साथ उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, एंटीक्रूड मोस्टली प्रिस्क्राइब होती है गर्मियों के टाइम में। बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है गैस्ट्रिक फीवर, ऐसा कोई बुखार जिसका ओरिजिन गैस्ट्रिक हो। भाई होटल में गया था खूब, या पार्टी में गया था, शादी ब्याह की, खूब खाना पीना हो गया, अच्छा ये वो, कल से पेट दुख रहा, बुखार आ रहा है, आप एंटीक्रूड कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं ऐसे केसेस इफेक्टिवली। तो अपायरेक्सिया की स्टेट में भी अगर वो मिल जाए, स्टोमक में पेन, पेट में दर्द, तो आपकी जो रेमेडी है यहां सिंगल दी हुई है, एंटीक्रूड। ठीक, एक बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर विचित्र सा सिम्टम है जिसको अनकॉमन में अपन रखेंगे, कि कॉमन सिम्टम क्या है कि फीवर के टाइम प्यास लगती है। इसको जब वो फीवर का टाइम चलता रहता तब प्यास नहीं लगती, बाकी दिन भर बहुत प्यास लगती डॉक्टर साहब। बुखार के टाइम नहीं, बुखार के टाइम उतनी प्यास नहीं, लेकिन बाकी टाइम जब बुखार नहीं रहता ना, बहुत प्यास लगती है। थर्स्ट ड्यूरिंग, स्टोमक के अंदर थर्स्ट के अंदर दिया हुआ है अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। 2 रेमेडी दी हुई हैं, और दोनों रेमेडी जो दी हैं ये सेकेंड ग्रेड में दी हुई हैं। एक है सिमेक्स, एक है इपिकैक। इपिकैक is one of the very good remedy for the fevers, especially intermittent fevers, when accurately indicated। एकदम चमत्कार जैसा। वैसे हमारी होम्योपैथी रेमेडीज का है, पेशेंट्स बोलते हुए मिल जाते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी के बारे में एक बात तो है, अगर लग गई ना तो जादू जैसी लगती। वो लग गई ना जिसको बोलता है, वो लकीली डॉक्टर सही प्रिस्क्राइब करने में कामयाब हो जाता है तब। ठीक, ऐसी है स्टोमक के अंदर वोमिटिंग, अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। Here also एंटीक्रूड एंड इपिकैक, 2 रेमेडीज आर गिवन। अगर अपायरेक्सिया के टाइम में, जिस टाइम बुखार से ब्रेक मिला होता है, उस टाइम में अगर किसी को उल्टियां हो रही हैं, तो आपके पास कितनी कम रेमेडी आ गई सेलेक्ट करने को। और आप कंफर्म है कि इनमें से अगर अपन ने सही सेलेक्ट कर लिया इपिकैक और एंटीक्रूड से, तो
एकदम एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा आपका। ठीक, फिर अपन आते हैं रिपर्टरी के रेक्टम चैप्टर में, और रेक्टम चैप्टर में दिया हुआ है डायरिया अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। अगर अपायरेक्सिया की स्टेज में किसी को दस्त हो रहा है prominently, strikingly, the two remedies are given. Most prominent remedy is iodum in 2nd grade and pulsatilize in 3rd grade. ठीक, एक एक बार नजर जरूर मारना है, ध्यान रखना, रिपीटेड एक्सपोजर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपायरेक्सिया के टाइम में कोई बोले कि बार बार या बहुत पेशाब लगती है, हमारे पास 8 रेमेडीज है सिलेक्ट करने के लिए। ब्लैडर चैप्टर में जाएंगे, सिंथेसिस रिपर्टरी के ब्लैडर चैप्टर में आप देखेंगे अर्जिंग टू यूरिनेट। अर्जिंग टू यूरिनेट के अंदर दिया हुआ है अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, देयर आर 8 रेमेडीज गिवन, ऑल आर इन 3rd ग्रेड। अब इस 8 में से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, बाकी और सिम्टम्स मिला के एसेंशियल टोटलिटी बनानी रहेगी आपको। ठीक है, और यहीं पे अगर वो बोले ब्लैडर चैप्टर में ही कि मुझे बाकी दिन भर जब से बुखार हुआ ना डॉक्टर साहब, बुखार आता है वो तो अलग बात है, उसके अलावा जब मैं ठीक रहता हूं वैसे भी क्या है कि पेशाब करते टाइम ना बहुत तकलीफ होती है, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। तो ब्लैडर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है डिसयूरिया अपायरेक्सिया। ब्लैडर के अंदर यूरिनेशन, यूरिनेशन के अंदर डिसयूरिया, डिसयूरिया के अंदर दिया है अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। 4 रेमेडीज आर गिवन, कैप्सिकम, कॉस्टिकम, डिजिटलिस एंड स्टेफिसग्रिया। ठीक, सिंथेसिस रिपर्टरी के अंदर किडनी चैप्टर में भी अगर रीनल रीजन में, किडनी में पेन हो अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, देयर आर 5 रेमेडीज आर गिवन, बेलाडोना, चाइना, हेपरसल्फ, लाइकोपोडियम एंड स्टेफिसग्रिया। ज्यादा रेमेडी है मतलब केस इनकम्प्लीट है, अब कंप्लीट करना पड़ेगा। पर आपके पास कितना कम हो गई रेमेडी, आपके पास हजारों रेमेडी है होम्योपैथी में, लेकिन कितनी कम, 3, 4, 5 रेमेडी है अब सेलेक्ट करने के लिए। अभी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है और ऊपर वाले की मेहरबानी पे डिपेंड करता है कि आप सही रेमेडी इसमें सेलेक्ट कर पाओ। मेन मुद्दा यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से हथियार हैं और उनको चलाना कैसे। ठीक, यूरिन चैप्टर जो है उसमें 2 सिम्टम दिए हुए हैं यूरिन चैप्टर में अपायरेक्सिया से रिलेटेड। एक दिया है यूरिन कॉपियस अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, एक दिया हुआ है यूरिन स्कैंटी अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा पेशाब होना, स्कैंटी मतलब बहुत कम कम पेशाब होना। एक में 8 रेमेडीज दी हुई हैं, कॉपियस, यूरिन कॉपियस, चैप्टर इज यूरिन, यूरिन के अंदर कॉपियस, या कॉपियस यानी कि अच्छी ढेर सारी, और कब अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। और वही यूरिन स्कैंटी, पेशाब कम, सिंगल रेमेडी एपिस। अपायरेक्सिया के टाइम में पेशाब बहुत कम कम हो रही है, एपिस इज द सिंगल रेमेडी। ठीक, कफ चैप्टर में दिया हुआ है कफ लूज अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। अपायरेक्सिया के टाइम कैसी खांसी होती है, पेशेंट नहीं बोलेगा लूज कफ हो रहा है, पेशेंट बोलेगा बलगम बहुत निकलता है,
ऐसी खांसी होती है डॉक्टर साहब, बलगम बहुत निकलता है। जब से बुखार हुआ है ना, तब से, जब नॉर्मल भी रहता हूँ बुखार नहीं, तो उस टाइम ये बहुत खांसी होती है और बलगम बहुत निकलता है। कफ लूज, कफ चैप्टर के अंदर यूपोटोरियम परफोलेटम सिंगल रेमेडी, बलगम वाली खांसी अपायरेक्सिया के टाइम पे, द रेमेडी इज सिंगल एंड दैट इज यूपोटोरियम परफोलेटम। पीठ का दर्द, बैक चैप्टर बैक पेन, अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। बाकी दिन भर बुखार आता हो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बाकी दिन भर ना पीठ दुखती रहती है। There are 19 remedies given. Prominent remedies are 2, Calcarea carb and Natrum mure. अभी 19 रेमेडीज में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बाकी सिम्टम से, लेकिन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट सिम्टम हमको मिल चुका है। हमारी सफर जो है आधे से ज्यादा आसान हो गया है। ठीक, ऐसी एक और दिया हुआ है हमारे लिटरेचर में कि एक्सट्रीमिटीज चैप्टर के अंदर जाएं, अगर वो बोले जब बुखार नहीं रहता है उस टाइम पैरों में खूब सूजन रहती है, पैर के पंजों में। एक्सट्रीमिटीज के अंदर स्वेलिंग, स्वेलिंग के अंदर फुट, फुट के अंदर दिया हुआ अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, एपिस इज अ सिंगल रेमेडी गिवन। क्लियर? और अगर ये कोई बोले कि अपायरेक्सिया के टाइम पे जब बुखार नहीं भी रहता ना, उसके बाद भी डॉक्टर साहब बहुत ठंड लगती रहती दिन भर। ऑफिस में लोग बात बोलने लगे हैं कि भाई तुम क्या कहते हैं, इतनी गर्मी में या इतनी तो ठंड नहीं लग रही कि तुम तो बिल्कुल टोपी ओपी लगा के पंखा अंखा बंद करके बैठे हुए। नहीं भाई, मुझे तो बहुत ठंड लगती रहती है दिन भर। रात में मुझे बुखार आता, सुबह बुखार आता, लेकिन बाकी टाइम बहुत ठंड लगती रहती है। तो अपायरेक्सिया के टाइम में आप जाएंगे चिल, सिंथेसिस चैप्टर में, सिंथेसिस रिपर्टरी में चैप्टर है चिल, चिल के अंदर दिया हुआ है चिलीनस अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। 15 remedies are given, but the most prominent remedies are 2, arsenic and heparsurf. ठीक, देख लिया। और चिल के अंदर ही एक और रूब्रिक दिया है जिसमें सिंगल रेमेडी दी हुई है। चिल चैप्टर के अंदर शेकिंग चिल अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। कैसी ठंड, जो जिसमें वो बिल्कुल ऐसे हिलता हुआ है, ऐसे अपायरेक्सिया ड्यूरिंग। या तो दिन भर वो बता सकता है जब अपायरेक्सिया रहता है, या अपायरेक्सिया के टाइम बीच बीच में इतनी तेज ठंड लगती है कि बिल्कुल एकदम शरीर एकदम कांपने लग जाता है। शेकिंग चिल, जिसको शेक कर दे। इग्नेशिया इज द सिंगल रेमेडी गिवन। और परस्पायरेशन चैप्टर में एक रूब्रिक दिया हुआ है कि रात में बुखार नहीं आए, रात का टाइम अगर अपायरेक्सिया का टाइम हो कि रात में बुखार नहीं रहता, लेकिन उस टाइम पसीना बहुत आता है, तो परस्पायरेशन चैप्टर है परस्पायरेशन सिंथेसिस रिपर्टरी में। परस्पायरेशन के अंदर नाइट के अंदर अपायरेक्सिया ड्यूरिंग, द वन एंड ओनली रेमेडी गिवन इज सिमेक्स। और अगर पेशेंट ये बोले कि डॉक्टर साहब बुखार आता है, चिल स्टेज अपनी जगह गई, हीट स्टेज अपनी जगह गई, उसके बाद परस्पायरेशन स्टेज चालू होती है, तो वो जो पसीना आना चालू होता है ना, तो पसीना बंद नहीं होता, फिर उसके बाद भी दिन भर भयंकर पसीना आता है। मतलब परस्पायरेशन की स्टेज से जो चालू होता है पसीना बुखार के बाद से, तो वो दिन भर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अपायरेक्सिया के टाइम में भी वो कंटिन्यू करता है। देयर इज सिंगल रेमेडी गिवन, वेराट्रम एल्बम इन सेकंड 2 ग्रेड। क्या है रूब्रिक? चैप्टर इज परस्पायरेशन, परस्पायरेशन के अंदर है लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलने वाला पसीना,
कंटिन्यूइंग थ्रू अपायरेक्सिया, कि परस्पायरेशन स्टेज से चालू होता है, जो कि अपायरेक्सिया की स्टेज में भी जब बुखार नहीं रहता उस टाइम भी पसीना चलता रहता है। वेराट्रम एल्बम सिंगल रेमेडी, सेकेंड ग्रेड। ठीक, ऐसी हम अपनी रिपर्टरी में जब और आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर आता है स्किन। स्किन चैप्टर के अंदर इरप्शन चैप्टर के अंदर अगर बोले अपायरेक्सिया के टाइम बीच में कभी भी मुझे पित्ती उछल जाती है, अर्टिकरिया होता है, एपिस इज द सिंगल रेमेडी। अगर अपायरेक्सिया के टाइम में पित्ती उछलने या अर्टिकरिया होने की शिकायत अगर होती है, एपिस इज द सिंगल रेमेडी, तो समझ लें अपायरेक्सिया की स्टेज में अगर कोई प्रोमिनेंट और स्ट्राइकिंग सिम्टम मिल जाता है तो वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है इंटरमिटेंट फीवर्स को क्योर करने का। ठीक, अभी आपको मालूम हो चुका है, तो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर दें, और जब भी आपके पास इंटरमिटेंट फीवर का कोई पेशेंट आए तो अपायरेक्सिया के स्टेट के बारे में पूछना ना भूलें। हो सकता है कि वहां आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग सिम्टम मिल जाए जिससे, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे रूब्रिक में सिंगल रेमेडीज भी हैं जहां सोचना ही नहीं पड़ता, जब एक के बाद दूसरी रेमेडी नहीं है तो केस कंप्लीट। कोई आके बोले कि डॉक्टर साहब जब से बुखार हुआ, बुखार आता है वो तो ठीक है, बाकी टाइम जब ठीक रहता हूँ उस टाइम कैसा क्या रहता है, हाँ बीच बीच में कभी पित्ती उछल जाती, तो आपको मालूम है कि हमको एपिसी देना है और कोई दूसरी रेमेडी है ही नहीं। या पसीना जो चालू होता है बुखार के बाद से तो बंद ही नहीं होता, दिन भर बुखार नहीं हुआ था तब भी पसीना चलता रहता है। आपको पता है वेराट्रम एल्बम अकेली रेमेडी है। और जैसे मैंने अपना केस बताया था रवेनस हंगर का कि भयंकर भूख लगती, आपको मालूम है स्टेफिसेग्री यही देना है। और इस तरीके से आपके पास एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका आजमाया हुआ हो जाता है जब आप फीवर को क्योर करने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, आगे फिर कभी और अपन फीवर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें और अलग अलग तरह के फीवर के बारे में इफेक्टिवली होम्योपैथिक व्यू ऑफ पॉइंट से कैसे देखें और इफेक्टिवली उसके लिए रेमेडी कैसे सेलेक्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। ओके।